इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी की जो 10 निकाती फार्मूले हैं, उसमें एक फार्मूला है तबाई तलबा की जांच हो, यही है माइक्रो साइको टेस्ट। जिस बच्चे के अंदर जो सलाहियत, उससे वही काम लिया जाए, कमाल का इंसान बनता है। और ये प्रैक्टिकल किया इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने। वो जानते थे कि सदरुल शरिया फिक्र की खिदमत कर सकते हैं, तो उन्हें काज़ियुल कुज़ात बनाया। जानते थे कि अब्दुल अलीम सिद्दीकी मैठी मुबल्लिग बन सकता है, तो उसे मुबल्लिग इस्लाम बनाया। जिसके अंदर जो सलाहियत पाई, उससे वो काम लिया। और यही है नेचर, यही है असल तरीका, और यही अपने नस्लों के साथ वफादारी। तो इसलिए तालीम पर फोकस करें, तरबियत पर फोकस करें। तरबियत पर स्पेशली बच्चों की काउंसलिंग जरूर करवाएं, बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का अच्छा माहौल प्रोवाइड करवाएं, और बच्चों की जो लाजमी चीज होती हों, खर्चे कम से कम हों। उसी बच्चे की शादी पर मैंने रास्ते में मालूम किए यहाँ के हालात, तो बताया गया कि जो ठीक फैमिलीज हैं वो 50 लाख शादियों में खर्च करती हैं, नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली भी 15 लाख खर्च करती है। मुझे लगता है कि 15 लाख भी बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा भी समझबूझ है तो गुजारिश है कि 15 लाख बचाइए, 5 लाख में शादी कीजिए और 10 लाख बच्चे की तालीम पे खर्च कर दीजिए। मैं यकीन से कहता हूं आपका बेटा आपको इतनी इज्जत दिलाएगा कि हो सकता है कि पूरे मुल्क में आपका एहतराम की निगाह से देखा जाए। बेशक अल्लाह किसी भी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपने हालात बदलने की पहल न करे। कहने को ये एक आयत करीमा का बा मुहावरा तर्जमा है, और अगर हम हसास मिजाज रखें और इस आयत करीमा के आईने में तारीख देखना चाहें, तो हमें दुनिया के उरूज व ज़वाल की तारीख भी यही नजर आती है। यानी जिस कौम ने भी तरक्की की तो इसलिए उसकी तरक्की हुई कि उसने अपने आप को बदला, अपने आप को संभाला, अपनी कमियों और खामियों को दूर किया और जो बेहतरी ला सकते थे लाए। और अगर कोई कौम तनज़्ज़ुली का शिकार रही तो उसका भी रीजन यह है। इको बंद कर दो ना भाई, इको बंद कर दीजिए। आप हज़रात तशरीफ रखिए, ये उठा पटक ना रखिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप लोग खामोशी से बैठे रहे, आने जाने का सिलसिला बंद कर दें। मुबारक व रहमत व रहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो भी कौम तरक्की पजीर हुई वो इसलिए तरक्की पजीर हुई कि उसने हालात के मुताबिक अपने आप को बदला, जो अपनी कमियां थी उनको दूर किया। और जो कौम तनज़्ज़ुली का शिकार रही वो इसलिए रही कि गर्दिश दौरान के साथ जिसे बदलना चाहिए था उसने अपने आप को तब्दील नहीं किया। और ये उसूल है कि जो अपने आप को बदलता नहीं वो ऑटोमेटिकली पीछे रह जाता है। जैसे अगर हमें यहां से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए चलना पड़ता है, दिल्ली न जाने के लिए चलने की जरूरत नहीं, बल्कि जो करने का काम है वो ना किया जाए तो ऑटोमेटिकली जहां है वहीं के वहीं पड़े रहे। जो कौम चाहती है कि उसको तरक्की नसीब हो, आगे बढ़े, इज्जत व वक़ार मिले, तो उस कौम को अपने अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियां लानी होती हैं। और जो कौम तब्दीलियां नहीं लाती तो इसका दूसरा मतलब यह होता है कि ऑटोमेटिकली वो कौम पसमानदगी की तरफ धकेली जा रही है। अब ये तब्दीलियां क्या हैं? तो अजीज दोस्तों, कुछ तब्दीलियां वो हैं जिनका ताल्लुक मादियत से है, कुछ तब्दीलियां वो हैं जिनका ताल्लुक शख्सियत से है, यानी हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी से उसका ताल्लुक है। तो हम जिस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं, भारत या भारत जैसा कोई भी मुल्क हो जहां पर जमहूरियत पाई जाती है, ऐसे किसी भी मुल्क में किसी कौम की तरक्की के लिए 4 जीने होते हैं, 4 रास्ते होते हैं। जो कौम इन 4 खूबियों से अपने आप को मालामाल करती है, इस तरह के निजाम हुकूमत में वो कौम तरक्की करती है। और जो कौम अपने आप को इन 4 नेमतों से मालामाल ना करे, ऐसे मुल्कों में उस कौम को इज्जत नहीं मिलती। ये हुआ मादियत का असर या जाहिरी जिंदगी के असरात या जाहिरी तब्दीलियों की बात। और कुछ तब्दीलियां वो होती हैं जो बातिनी तब्दीलियां होती हैं, जिनका ताल्लुक इंसान की अपनी शख्सियत से हुआ करता है। और वो मकसद वही है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, और वो मकसद है तज़किया, दिलों की सफाई, जिसको कुरान पाक ने अलग अलग एंगल से बयान फरमाया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फाइनल कामयाब वो शख्स जिसने अपने मन की सफाई की। बेशक कुरान फाइनल कामयाब कह दे, वो इंसान कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। बेशक। और यही काम करने के लिए नबी तशरीफ लाए थे। युज़क्कीहिम,
नबी के मकासद बेसत में से एक मकसद है दिलों की सफाई। तो यह है इंडिविजुअल हमारा काम, हमारा और हमारी कब्र का मसला, हमारे घर के अंदर की बात। ये जो बाहर की बात है, मार्केट की बात है, वो ये है कि भारत जैसे मुल्क में वो कौम तरक्की करेगी जिसके पास 4 खूबियां हों। 4 खूबियों में सबसे पहली खूबी है तालीम। यहाँ पर इस मुल्क की मंडी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तहज्जुद गुजार हैं या आप जुमा के भी नमाजी नहीं हैं। इस मंडी में ये सवाल नहीं होगा कि आप नमाजी हैं या नहीं। भारत की मंडी में सवाल ये होता है आप तालीम याफ्ता हैं या नहीं। यानी यहाँ पर बतौर मादियत किसी भी कौम की तरक्की का रास्ता तालीम से तय होता है, नंबर 1। नंबर 2, भारत जैसे मुल्क में उस कौम को तरक्की नसीब होगी जो फाइनेंशियल तौर पर बहुत मजबूत है, माली तौर पर मजबूत है। ये भारत की मंडी का उसूल है, ये जमहूरियत का उसूल है और ये साइंटिफिक उसूल है। नंबर 3, भारत जैसे मुल्क में उस कौम को तरक्की नसीब होगी जिसके पास पॉलिटिकल पावर है और मजबूत, इतना मजबूत पॉलिटिकल पावर है कि वो जैसे चाहे उथल पुथल कर सकती है। और नंबर 4, भारत जैसे निजाम में उस कौम की तरक्की होगी जिस कौम ने अपनी तहजीब को बचा के रखा है। तो ये 4 उसूल हैं भारत या भारत जैसे किसी भी मुल्क में किसी कौम की तरक्की के लिए। जिन कौमों ने इन 4 चीजों को गले लगाया उन कौमों ने तरक्कियां की, और जिन कौमों ने इन चीजों को हल्के में आंका आज भी वो कौमें कहां हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ 141 करोड़ की आबादी है, किसको किसकी पड़ी है? जो बढ़ के उठा ले मीना उसी का है। और यहाँ मीना उठाने का तरीका यह है कि इन 4 स्टेजों पर आपने अपने आप को कितना कामयाब किया है। ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स पे आपने अपने आप को कितना खरा उतारा है। जो जितना खरा उतारेगा अपने आप को उतना तरक्की करेगा, वरना आप कहाँ पड़े हैं कोई पुरसान हाल नहीं। और सच्ची बात तो यह है जहाँ आबादियां बड़ी होती हैं और स्पेशली गरीब आबादियां होती हैं, वहां की हुकूमतें ऐसा मिजाज रखती हैं कि अपने यहाँ की रियाया को जानवरों की तरह उनके साथ सलूक करती हैं। बड़े मुल्कों में जो दवाइयां बनती हैं, गरीब मुल्कों में उन दवाइयों का टेस्ट होता है कि ये दवाई काम कर गई तो हमारे काम आएगी, और काम ना करी मरे तो वो लोग मरेंगे जिनकी हैसियत आम जानदारों से कुछ ज्यादा नहीं है। ये गरीब मुल्कों की रियाया की हैसियत होती है। जो रियाया अपनी हैसियत को जितना जल्द पहचान ले उतनी समझदार होती है। वरना सही बात मुल्कों में यहाँ तक होता है कि लाशों के अंबार लगे होते हैं भगदड़ में मरने वालों के, और उनको बुलडोजर से उठाया जाता है। ये यहाँ की इंसानियत होती है, ये गरीबी की यहाँ इंसानियत होती है। यानी ऐसे मुल्कों में तरक्की उन कौमों की है जिनके पास एजुकेशन है, या तरक्की उन कौमों की है जिनके पास माली मजबूती है, या जिनके पास सियासी मजबूती है, या जिन्होंने अपनी तहजीब को बचा के रखा। तो अजीज दोस्तों, तो ये वे तरक्की के 4 उसूल। अब इन 4 उसूलों पर हमें अपने आप को परखने की जरूरत है कि हम किस पायदान पर खड़े हैं। यानी ये तो है उसूल तरक्की के रास्ते, लेकिन हमें यह परखने की जरूरत है कि इन उसूलों पर हम कितने खड़े उतरते हैं। जब हम इन उसूलों पर अपने आप को टटोलने की कोशिश करेंगे, भाई को बंद कर सकते हो तो कर दो ना यार। जब इन उसूलों पर हम अपने आप को खड़ा उतारने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे, एक सर्वे के मुताबिक, सर्वे बदलते रहते हैं, सर्वे होते रहते हैं, ये रेगुलर चलने वाला काम है। और आज के दौर में तो एजुकेशन चूंकि भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, आप अखबारों में देखते होंगे सबसे ज्यादा एड एजुकेशन के छपते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, इसलिए सर्वे भी बदलते रहते हैं। एक सर्वे ये कहता है कि भारत के 100 मुसलमानों में से 96 मुसलमान ही स्कूल जाते हैं, और बाकी जो 4 बच्चे हैं वो स्कूलों का मुंह भी नहीं देखते। और जो 96 बच्चे स्कूल जाते हैं वो हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते कम होते होते तकरीबन 12 से 12.5 तक बचते हैं। ये यहाँ का एक सर्वे कहता है 12 से 12.5 बच्चे बचते हैं। आप हजरात बिल्कुल अदब के साथ तशरीफ रखे हैं, जो सुन रहे हैं यही मेरा नजराना है। एहतराम का माहौल बनाएं, खामोशी का माहौल बनाएं, उठा पटक का माहौल ना बनाएं। जलसा इंशाल्लाह बहुत लंबा नहीं चलेगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा पुरसुकून माहौल बनाएं। और इको अगर बंद हो सकता हो, इको बंद होने का कोई ऑप्शन मौजूद हो तो कर दीजिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक वरहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबियना व हबीबना मौलाना मोहम्मद। कितनी फितरी आवाज है, हम फितरत ने कितने दूर चलते चले जा रहे हैं। सीधी सादी आवाज पहुंचनी चाहिए, पहुंच रही है। तो अजीज दोस्तों, 100 बच्चों में से 96 बच्चे स्कूल जाते हैं,
96 बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जब वो हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं तो डाउन होते होते होते, पढ़ाई छोड़ते छोड़ते हायर एजुकेशन तक पहुंचते हुए उनका रेशियो 12 से 12.5 बचता है। और जब गवर्नमेंट जॉब तक की नौबत आती है तो तकरीबन 3.5-4% लोग बचते हैं। उस पे कई मर्तबा में शिकवा होता है कि हमारे साथ तासुब होता है और हमें नौकरी नहीं मिलती। सच्ची बात तो यह है, ये शिकवा किया जा सकता था उस वक्त जबकि हमारा रेशो तालीम में उस लेवल पर होता कि हम नौकरी मांगने वालों की लाइन में खड़े होते। रियल प्रॉब्लम तो यह है कि नौकरी मांगने वालों की लाइन में खड़े होने के लायक भी तो हम नहीं हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहां से छटनी शुरू हुई और यहां तक आते आते इतनी छट गई कि जो 96 लोगों का काफिला चलना जिसने शुरू किया था वो यहां आके 12 से 12.5 बचे हैं। ये तो कूफा वाली सिचुएशन है। इतनी ज्यादा रफ्तार स्लो है और इतने ज्यादा बच्चे टूट टूट के गिर रहे हैं, इसे इस्तिलाह में ड्रॉप आउट कहते हैं। और मुझे ये कहते हुए दुख है कि जिन हुकूमतों से हम शाकिर रहते हैं कि वो हमारे साथ तासुब का रवैया बरतती हैं, वही हुकूमतें स्कीम्स लॉन्च करती हैं कि मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कैसे कम किया जाए, इसके लिए फलां स्कीम है और इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। सही बात। तो रियल प्रॉब्लम यह नहीं है कि तासुब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, तासुब होता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को आज भी उन सफों में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं जिन सफों में हमें खड़ा होना चाहिए था। सही बात है, बेशक। और अब अगर 12 से 12.5 बच्चों के बीच में 4% 3.5% बच्चों को नौकरी मिल रही है तो 33% से ज्यादा नौकरी मिल रही है। और यही रेशो होता है नौकरी मिलने का। मैं बताना यह चाहता हूं, आंकड़े ये बताते हैं, आदाद और शुमार ये बताते हैं कि जो कुछ है हमारा अपना कसूर है। यह है पहला प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इस प्रॉब्लम का हल वही जो मैंने बताया कि ड्रॉप आउट रेट को हम कम करें। यहां जितने भी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, स्पेशली नौजवान, उनसे गुजारिश है मुहिम चलाएं। मुहिम यह चलाएं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे दोबारा स्कूलों से वाबस्ता हों। छोटे छोटे भरम में बच्चे ना रहें, इसलिए कि वालिद मोहतरम का बिजनेस सेट है तो मुझे भी उस बिजनेस से वाबस्ता हो जाना है, पढ़ाई करके क्या करनी है। ये गलत फहमी है, अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। इसलिए कि पहले से खानदानी आदमी है, सरमायादार हैं। सरमायादार होना और है और जाहिल होना इतना बड़ा दाग है कि आपका सरमाया उस दाग को कभी भी धुल नहीं सकता। बेशक बेशक। इसलिए यह जहन हटना चाहिए, यह जहन खत्म होना चाहिए। नौजवानों को यह चाहिए, उनका होमवर्क है कि वो ड्रॉप आउट रेट जितनी ज्यादा कम कर सकते हैं उतनी उनकी कामयाबी है। इससे नेक्स्ट लेवल यह है, ड्रॉप आउट रेट कम करने के बाद ये वो काम है जिसको हर आदमी, गरीब, अमीर, समझदार, ना समझ, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर कोई कर सकता है। मान लीजिए हमारी देखती आंखों, अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है तो उस बच्चे के घर जाना और उसे मोटिवेट करना कि बेटा पढ़ाई के अलावा कोई चारा कार नहीं है, वरना तुम्हें कहां कहां किस किस महाज पर फंसा दिया जाए और किस तरह से नाकर्दनी जराइम की सजा दे दी जाए। कई बार ऐसा होगा कि तुम मौजूद भी नहीं होगे और तुम मुजरिमीन की फहरिस्त में आ जाओगे। अगर इन तमाम चीजों से बचने की ताकत तुम्हें कोई चीज फराम करती है और तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल जो चीज फराम करती है वो सिर्फ एजुकेशन है। क्या यह काम जाहिल आदमी भी नहीं कर सकता? इतना मोटिवेशन का काम चबूतरे पे बैठने वाला हर आदमी कर सकता है अगर करना चाहे और अगर अपने सर से बलाएं टालने का मिजाज नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम यह भी है, हमारा आम मिजाज सेफ जोन में जीने का और अपने सर से बलाएं टालने का है। उलमा को ऐसा करना चाहिए, फला तबके को ऐसा करना चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ महवाओं में मशवरे फेंकेंगे। ये जो मिजाज है इसने उम्मत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया, जबकि उम्मत का हर फर्द अपने आप में जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछगछ होगी। तो ये काम पहला, अपना ड्रॉप आउट रेट कम कीजिए। सेकंड काम, मैं इस्लामी तालीम पे बाद में आता हूं इसलिए कि इस्लामी तालीम ही का ग्राउंड है। उससे पहले जरा मॉडर्न एजुकेशन की बात कर लें। यह आईना भी साफ होना जरूरी है। दुनिया को लगता है कि स्कूलों की तालीम तो बहुत ज्यादा है, मदरसों की तालीम की तरफ लोगों का रुझान कम है। तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि जनाब आपको नजर आता होगा कि मदरसों में कम है, रियल प्रॉब्लम तो यह है कि स्कूलों में भी तो नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूं जनाब मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी नहीं आती यही नहीं, मुझे अरबी भी तो नहीं आती, मुझे उर्दू भी तो नहीं आती, दूसरे ऐब में छुपा रहा हूं,
सच्चाई यह है कि ना मुझे ये जबान आती है ना ये जबान आती है। सही बात। अगर हमें इल्म दीन से हमारा सीना माला माल नहीं है तो असरियात में हम कौन से माहिर हैं? आप किसी बस्ती में कितने कलेक्टर मौजूद हैं? आप किसी बस्ती में आला अफसरान में कितने फेरिस्त गिना सकते हैं? और इसी बस्ती की बात नहीं, आसपास के गांव, आपकी कौम एक निहायत मुअज़्ज़ज़ कौम और एक जांबाज कौम रही है, लेकिन आज जिन जांबाज पुरखों के हम और आप वारिस हैं, क्या उनकी वरासत को कमा हक को निभा पा रहे हैं? जब हम मौजूदा सिनोरियो में इसका जायजा लेंगे तो हम इस नतीजे तक पहुंचेंगे कि हम अपना आबा व अजदाद से वो वफा नहीं कर पा रहे हैं जो करनी चाहिए थी। सही बात। तो पहला काम है इस पे होमवर्क करना, यानी जो ड्रॉप आउट रेट है इसको कम करने की कोशिश करना। इससे आगे बढ़ने के बाद हमारी दूसरी जिम्मेदारी यह है कि अच्छे और क्वालिटी बेस्ड स्कूल कायम करें। इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए लाजिमन। अब इंग्लिश को आप ऑप्शनल ना लें, इंग्लिश को आज के दुनिया की जरूरत माने और हमें इंग्लिश से ये सीखना चाहिए कि जबानें कैसे तरक्की करती हैं। दुनिया भर की इस्तिलाहात को अपने सीने में जम कर लेने वाली जबान है अंग्रेजी जबान। अब वो हमारे लिए ऑप्शन नहीं रही, हमारी जिंदगी की मजबूरी है कि हम उस जबान को सीखें या फिर जिंदगी के बहुत सारे मैदानों में अनपढ़ जैसी जिंदगी गुजारें। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, अच्छे स्कूल, क्वालिटी देने वाले स्कूल, रस्म परवरी करने वाले स्कूलों से भी हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसे लूले लंगड़े स्कूलों ने भी बहुत नुकसान किया मिल्लत का। जी। इसलिए स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन दें। और तीसरा काम, स्कूल हो या मदरसे, कोशिश ये होनी चाहिए जमाने के तकाजों के मुताबिक। देखिए जमाने का अपना उसूल है, हम मंतिक के उसूल पढ़ते हैं, जमाने का भी यही उसूल है। जो जमाने के दोष बदोश अपने आप को नहीं बदलता, दुनिया उससे कुछ कहेगी नहीं। दुनिया इतनी तेजी के साथ आगे निकल जाएगी कि वही इंसान पीछे रह जाएगा। आज का जमाना हमसे तकाजा करता है कि हम अपने दोनों टाइप के इदारों को, यानी स्कूलों को और मदरसों को संगम बनाने की कोशिश करें, यानी ऐसे इदारों और ऐसी छतों में बदलने की कोशिश करें जहां एक ही छत के नीचे हमारे बच्चे दोनों तरह की तालीम और मुकम्मल तालीम हासिल कर सकें। जी। तालीम में कोई शॉर्टकट नहीं होता। और इस सिलसिले में हो सकता है कि कई मरतबा लगे, बहुत सारे लोगों के जहन में बात पाई जाती है कि दोनों तरह का निसाब हम एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे बोझल हो जाएंगे। साइंस इस बात से इनकार करती है। साइंस ये कहती है कि इंसान का दिमाग बोझल होता ही नहीं, बल्कि इंसान सो जाता है तब भी उसका दिमाग ख्वाब देखता रहता है, दिमाग सोता भी नहीं, मरता भी नहीं। जब तक मौत ना हो जाए दिमाग कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, दिमाग बोझल होता ही नहीं। इंसान का जिस्म बोझल होता है। मुसलसल मैं हाथ हिलाता रहूं हाथ बोझल हो जाएगा, मुसलसल चलूं तो पांव थक जाएंगे, मुसलसल देखता रहूं बेदार रहूं तो आंखें थक जाएगी, दिमाग नहीं थकता है। जब तक खुला है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, इसकी पिक्चर ली, उसका फोटो लिया, ये रेगुलर कर रहा है। थकन से इसका ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि जो दुनिया के बहुत ज़हीन तरीन लोग माने गए हैं, कहा जाता है कि वो भी अपने दिमाग का 6% ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर पाए, 94% तो अपने साथ कब्र में तशरीफ ले गए। अल्लाह। दिमाग नहीं थकता है, इंसान की साइकोलॉजी थक जाती है। हम इस वक्त मान लें कि रात के 11 बजे हैं, मैं बड़ा थक गया हूं, थोड़ी देर 5 मिनट के बाद में हम पर गुनूदगी तारी होने लगेगी और थकन का एहसास होने लगेगा। और अगर अभी हम ज़हन बना लें कि सुबह 4 बजे तक हमें जागना है तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ थका हुआ हूं। ये साइकोलॉजी चेंज होती है तो इंसान बोझल हो जाता है, परेशान हो जाता है या खुश हो जाता है, इंसान का दिमाग नहीं थकता। साइंस इस बात को प्रूफ करती है, ये साइंटिफिक हकीकत है। तो पता चला कि बच्चों को दोनों तरह के निसाब पढ़ाएं, बच्चे बोझल नहीं होते। अब सवाल ये होता है दोनों तरह के निसाब पढ़ाएं कैसे, ये मुमकिन कैसे है? तो अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में गुजारिश ये है, हमें यह करना चाहिए कि हमारा जो मुरवजा दरस निज़ामी का निसाब है जो मदरसों में चल रहा, वो एज इट इज चलता रहे। जो हमारे आला मदरसे हैं बशमूल खलीलुल उलूम के, जो इस तरह के आला दरस निज़ामी की तालीम देने वाले मदरसे हैं, वो अपनी शान के साथ चलते रहें। हाँ, उसमें और ज्यादा बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन स्कूलों में जब हमें दरस निज़ामी नाफिज करना हो तो उसको मुख्तसर कर दिया जाए, मुकर्ररात को हटा दिया जाए, गैर जरूरी फनून को हटा दिया जाए और तमाम के तमाम फनून को उर्दू जबान में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाए।
और मकसद यह होना चाहिए कि हमें मुहक्किक उलमा हम तैयार कर पाए या ना कर पाए, ऐसे लोग और ऐसे मुसलमान जरूर तैयार कर दें कि आने वाले जमाने में जब भी कोई इस्लाम पर ऑब्जेक्शन उठाए तो साइंस और लॉजिक की रोशनी में हमारे इदारे के पढ़े हुए, स्कूल के पढ़े हुए बच्चे जवाब दे सके। बेशक, बहुत अच्छी बात। और ऐसा जरूरी हो चुका है, जरूरी इसलिए हो चुका है, अब वो जमाना गया कि 10 सूरतें और चंद अज़कारे नमाज और चंद चीजों से हमारा काम चल जाता था। आज हाथ हाथ में मोबाइल है। अब वो जमाना भी गया कि बुरों की सोबत में बैठ के आदमी बुरा होता है। अब सबसे बड़ा शैतान इंसान के हाथ में और उसकी रजाई के अंदर मौजूद है। हमें बाप को कानू कान खबर नहीं होती कि उसका बेटा किसकी संगत में बैठ उठ रहा है और किसकी सबसे ज्यादा सोहबत पा रहा है। और इस शैतान के थ्रू जहन और दिमाग पर जो हमले होते हैं, जो वसवसा अंदाजी होती है, उसका हमें शायद ठीक से अंदाजा भी नहीं है। हमारी और आपके लिए कुछ लोग दर्द सर बने हुए हैं। सच्ची बात तो यह है कि ए से लेकर जेड तक उनकी पूरी उठान यूट्यूब की बदौलत है। यानी एक इंसान, फित्तीन इंसान खड़ा होता है और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है और नया मजहब बना लेता है और लाखों लोगों को अपना फॉलोवर बना लेता है, और हम टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। यह हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हर गुमराह इंसान ने अपनी गुमराही को आगे बढ़ाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का बला का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में हम ये तकवा का बहाना नहीं कर सकते, बल्कि साफ तौर पर यहां पर फतवा सामने आता है और हमें गहराई के साथ जायजा लेना होगा। अगर कोई अपनी गर्दन झुका ले तो इससे बलाएं नहीं टल जाती, और हमें गर्दन झुकाने की आज के दौर में इजाजत नहीं। हम निहायत पुरफितन जमाने में जिंदगी जीने वाले लोग हैं। अब ऐसे में हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, मोबाइल का हर बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। अगर चलते से किसी बच्चे से कोई सवाल कर ले कि भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन तुम मुसलमानों के यहाँ ये कुर्बानी क्यों होती है, ये मुझे नहीं समझ में आता। एक हल्का सा सोचा, कई बार ऐसा हुआ है, हो रहा है, हमारे बच्चों का ईमान ले डूबता है। अगर ऐसे बच्चों को चंद सूरतें और दुआओं के साथ साथ हम बुनियादी इस्लामी बातें उर्दू जबान में पेश करें या अंग्रेजी जबान में स्कूलों में पेश कर दें, मुझे उम्मीद है कि हम उलमा तबका के लोग मुदल्लल अंदाज में जिस तरह से दीन इस्लाम की बातों को नए जमाने को समझा सकते हैं, हो सकता है साइंस पढ़े हुए बच्चे उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में समझा सकें। हम ये समझा पाएंगे कि कुर्बानी करना सुन्नत है, कुर्बानी के ये फायदे हैं, और वो ये समझाएगा जनाब कुर्बानी को हल्के में ले रहे हो, कुर्बानी मुल्क की इकोनॉमी की 3 दिन के लिए रीढ़ की हड्डी बन जाती है। 3 दिन में मुल्क का जो बिजनेस इस कुर्बानी के थ्रू होता है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। कुर्बानी ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी चीज है, बल्कि मुल्क के माश के लिए भी गोया निहायत जरूरी चीज है, और इसको हम इकोनॉमी की जबान में यूं प्रूफ कर सकते हैं, यह आदाद शुमार मौजूद रहे। यानी अगर हमने अपने साइंस पढ़ने वाले बच्चों को, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को, मॉडर्न जमाने के बच्चों को जिनका जहन हमसे कहीं ज्यादा एडवांस है, अगर इस्लामियात को थोड़ा सा हल्का करके उन तक पहुंचा दिया, हम उम्मीद करते हैं कि जितने नए फितने पैदा हो रहे हैं शायद हम तक नौबत भी ना आए, हमारे छोटे छोटे बच्चे उसका जवाब देने के लिए काफी हैं। बेशक सही बात। लेकिन इस स्टेज तक तो हमें पहुंचाना होगा और हमें पहुंचना होगा, और इसके लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा। तो ये काम है। ड्रॉप आउट रेट कम कीजिए, क्वालिटी बेस्ड स्कूल कायम कीजिए, स्कूल हो या मदरसे उनको संगम बनाने की कोशिश कीजिए। 6th क्लास तक हम चाहें तो बेसिक इस्लामी तालीम दे सकते हैं, और 6th क्लास से लेकर 12th तक बच्चे को मुख्तसर आलिम दीन बना सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, जिस दिन भी हम दिमाग सोजी करेंगे ऐसा कर पाएंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि एजुकेशन में इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इतने तजर्बात हो चुके हैं कि हमें कोई नया तजर्बा भी करने की जरूरत नहीं है। हम जिन चीजों को अजीब समझ रहे हैं और हमें लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया ऐसा कर रही है, फल खा चुकी है, खा रही है। हम अभी भी गौर व फिक्र के मरहलों में हैं। दुनिया ये सब मैदान उबूर कर चुकी है, बल्कि स्कूलों में बहुत दूर जाके अब होम स्कूलिंग की तरफ आ चुकी है, और पलट के आ रही है कि अब स्कूलों की भी जरूरत नहीं रह जाती। यानी दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है एजुकेशन, और सबसे बड़ी जरूरत में इतने तजर्बात हो चुके हैं कि हमें किसी नए तजर्बे की जरूरत नहीं है। किसी भी कामयाब मॉडल को कॉपी करें, इंशाअल्लाह हम कामयाबी से हमकनार होंगे। और ये निहायत जरूरी चीज है। इस जमाने के एंगल से बड़ी तेजी के साथ इल्हाद फैल रहा है। उलमा की जबान में अगर बात करें, नास्तिकता, एथिज्म बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जब कोई इंसान किसी मजहब का मानने वाला होता है तो उसकी उंगली पकड़ने का मौका मिलता है,
लेकिन जिस इंसान का पहला ही नारा यह है कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता, कई मर्तबा उसकी उंगली पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारा आने वाला जमाना इल्हाद का जमाना है, और इल्हाद के जमाने में हमारी नस्लें अपना ईमान उसी वक्त बचा पाएंगी जबकि मुरव्वजा दर्स निज़ामी जो हमारे उलमा ने जो उलूम व फ़नून हमारे लिए तैयार करके रखे हैं, जिसमें बहुत सारे मबाहिस हैं, उन मबाहिस को निहायत आसान करके हमने अगर नई नस्ल तक ट्रांसफर किया तो शायद नई नस्ल अपना भी ईमान बचा पाए और अपने आसपास बैठने वालों का भी ईमान बचा पाए। वरना हमारे लिए इल्हाद एक बड़ा दर्द सर बनने वाला है, बनने वाला नहीं है, बन चुका है। और उसका एक रीजन है। रीजन यह है कि पहले मुल्हिदीन की सबसे बड़ी तादाद यूरोप में पाई जाती थी, लेकिन जब यहां पर इस्लामोफोबिया, इस्लाम दुश्मनी मजबूत हुई तो इल्हाद का चेहरा घुमा दिया गया इस्लाम की तरफ। आपने देखा होगा माजी करीब में हमारे यहाँ के चैनलों पर कुछ निहायत जालिम और बदतमीज किस्म के लोगों को के रेगुलर एपिसोड चलते थे और उन्हें बिठाया जाता था और इस्लाम के खिलाफ भौंकने के लिए प्लेटफार्म मुहैया करवाया जाता था, और वो जो चाहते थे इस्लाम के खिलाफ अफवाह बकते थे, और उसी का एक नतीजा था ट्रिपल तलाक। अलैहि मा अलैहि, तारिक फतेह का नाम हम सब ने सुना होगा। उसी के छोड़े हुए शोशे हैं जो नफरतों की बीज आज हम देख रहे हैं। अव्वल उन नफरतों को मजबूती फराहम करने वाला शख्स और बाजों में खेश दलाइल से मुबरहन करने वाला बदबख्त इंसान, नारी इंसान वही था, और उसको यहां पर प्लेटफार्म अवेलेबल करवाया गया। इसलिए प्लेटफार्म अवेलेबल करवाया गया, दुनिया जानती है कि फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, इनका ईमान, इनके ईमान का सौदा कर लेना आसान नहीं। एक ही शक्ल है कि इनको जैसा मोमिन होना चाहिए वैसा मोमिन न रहने दिया जाए, लिहाजा तशकीक की बीमारी डाली जाए, शुकों को शुबहात पैदा किए जाएं और इस्लाम पर तरह तरह से अटैक किया जाए। उसकी एक शक्ल है इल्हाद की शक्ल, और उस चैलेंज से निबरने का तरीका है कि हम इल्म दीन को, मुरव्वजा इल्म दीन को, मुरव्वजा दर्स निज़ामी को जितना सहल और जितना आम कर सकते हैं करें। ये मैंने एक गुजारिश की। दूसरी चीज, इसी बाबत हमारे जो इदारे हैं उन इदारों को निहायत मजबूती फराहम करने की जरूरत है। जो तालीमी इदारे हैं उनका निजाम व निसाब बेहतर से बेहतर बनाया जाए और बेहतर के साथ अपग्रेड किया जाए, ताकि नए जमाने के चैलेंजेस को फेस करने वाले उलमा हम तैयार कर सकें। हमें तस्लीम करना चाहिए कि सिर्फ ज़बान बयान ही नहीं बल्कि कई मर्तबा दलाइल की बुनियाद पर भी हम नए ज़माने के नए चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। हमारे यहाँ एक मिजाज है तखस्सुस फिल फ़िक़्ह का, तो उसमें तो बहुत सारी बहारें नजर आती हैं, बल्कि कई बार गैर जरूरी बहारें भी नजर आने लगती हैं। लेकिन इसके अलावा दावत दीन का मैदान कुल्लियतन हमसे छूटा हुआ है। हमारी बड़ी तादाद उलमा की है जो यहाँ से अजहर तशरीफ ले जाते हैं, वहां से बड़ी शान के साथ तशरीफ लाते हैं, तखस्सुस फिल हदीस करके, शोबा हदीस से इख्तिसास करके, और यहाँ के फिर मजाने लदब पढ़ा रहे होते हैं। यानी उनके इख्तिसास फिल हदीस का मिल्लत इस्लामिया को निहायत जरूरत है, लेकिन फायदा नहीं मिल पा रहा है। यानी हम दीनी तकाजों को भी जिस तरह से पूरा करना चाहिए था, कई मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अपना जायजा न लेने की बुनियाद पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह तल्ख हकीकत है जिसे तस्लीम किया जाना चाहिए। आंखें मौंद लेना किसी चीज का हल नहीं है, तनकीदें किसी चीज का हल नहीं है। जमाना बदल रहा है सो बदल रहा है, इतनी तेजी के साथ जमाना बदल चुका है हमारे देखते देखते कि अब डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं। अब टीचर्स की जरूरत नहीं है, रोबोट क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब रोबोट ड्राइविंग कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो चुका है, दुनिया से इंसानियत को साइडलाइन किया जा रहा है और उसकी जगह मशीनों को लादा जा रहा है, और हम सिर्फ एक लकीर के पाबंद रहें। बेशक वो लकीर जरूरी थी, जरूरी है, मैं नहीं कहता कि उस लकीर को बिल्कुल या खत्म किया जाए, लेकिन जमाने के तकाजों को मलहूज रखते हुए अगर हमने सिर्फ और सिर्फ उस लकीर की पाबंदी की और जमाने के तकाजों को महसूस न किया, तो मुझे लगता है कि हमारा बुढ़ापा बड़ा भयानक होगा, बड़ा पछतावे वाला होगा, और देर सवेर हमें इस बात का अफसोस करना पड़ेगा। समझदार कौमें वो होती हैं जो बर वक्त अपने अंदर तब्दीलियां लाती हैं। मदरसों का एक एंगल हमसे बहुत ज्यादा छूट रहा है, और वो छूट रहा है मकातिब का निजाम निहायत कमजोर। मस्जिद मस्जिद मकातिब होते हैं, लेकिन उनका सिस्टम बहुत कमजोर है, तालीमी निजाम बहुत कमजोर है। 5 साल तक 3 साल तक वो बच्चा हमारी गोद में खेलता कूदता रहता है, और वही बच्चा जब
5 साल तक, 7-8 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र तक हमारी गोद में है, तब तक हमने उसको कभी सीरियस ना लिया। और उसी बच्चे की उम्र जब 25 साल की होती है और एक बिजनेसमैन बन चुका होता, तो किसी गुमराह के हत्थे चढ़ चुका होता है, उस वक्त हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारा शागिर्द था, हमने इसे कुरान पढ़ाया और आज फलां का फॉलोवर बन गया। सच यह है, हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है कि जिस मरहले में उस बच्चे को अकायद की गुट्ठी दे देनी चाहिए थी, उस जमाने में हम अकायद की गुट्ठी देने में नाकाम रहे हैं। सही बात। और हर चीज का एक वक्त होता है, जब वो वक्त निकल चुका होता है तो फिर दोहरी मेहनतें करनी पड़ती हैं और कई बार मेहनतें भी कारगर नहीं होती। समझदारी ये होती है कि आने वाले फितनों के सैलाब को हम बर वक्त महसूस करें और उसका इलाज तलाश करने की कोशिश करें। ये कुछ बातें तालीम के हवाले से। अब कुछ बातें तरबियत के हवाले से। हमारा निहायत वीक पॉइंट है बच्चों की सालेह तरबियत, और ये एक रेगुलर सब्जेक्ट है जिस पे मैं बहुत देर गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, मेरा वक्त बहुत शॉर्ट है। इतनी सी एक बात गांठ बांध के रख लें, हमारा जो भी बच्चा 8 क्लास में पहुंच गया है उसका माइक्रो साइको टेस्ट जरूर करवाएं। ये एक रेगुलर साइंस है। हमारा बच्चा किस लायक है, क्या बन सकता है, क्या पोटेंशियल है, कुदरत ने उसे किस स्पेशल खूबी से नवाजा है, हम नहीं जानते। न माँ बाप जानते हैं, न असातिज़ा जानते हैं, न सोसाइटी जानती है। कुदरत ने हर फूल को अलग अलग खुशबू दी है। इसके लिए एक रेगुलर मेथड है, एक रेगुलर साइंस है। उस बच्चे का चेकअप करवाएं। जिस तरह से अगर हमारे हाथ में मुसलसल दर्द हो रहा हो तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, दर्द जाता नहीं है, तो हम एंड में टेस्ट करवाते हैं और जो रिपोर्ट आती है उसी को एग्जैक्ट माना जाता है कि ये रिपोर्ट सही है, बाकी सब अंदाजे हैं और गलत। सेम इसी तरह से इंसान का जहन पैदा करने वाले ने कौन सी स्पेशल सलाहियत देके पैदा किया है, इसके लिए भी एक रेगुलर साइंस है। इसकी काउंसलिंग होती है, माइक्रो साइको टेस्ट होता है, उस टेस्ट में रिजल्ट आ जाता है कि इस बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है। अगर बच्चे की सलाहियत के मुताबिक उसे मैदान दे दिया जाए, वो बच्चा अपने वक्त का एपीजे अब्दुल कलाम साबित होता है। सही बात। ये लोहा है, लोहा लोहा बराबर तो नहीं होता। इस लोहे से अगर रेल की पटरी बनाई जाए तो ना तो रेल सेफ रहेगी, ना ये लोहा सेफ रहेगा, ना चलने वाले सेफ रहेंगे। और रेल की पटरी से ये माइक बनाया जाए तो वो भी बेवकूफी है और इसराफ के दर्जे में है। उतना कीमती लोहा यहां नहीं लगाया जाना चाहिए। ये भी लोहा, वो भी लोहा। लोहे लोहे में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है और हो सकता है आपको गुलाब सूंघते एलर्जी हो जाए। मुझे हरा कलर पसंद है और हो सकता है आपको ब्लैक कलर पसंद हो। मुझे मान लीजिए मिठाई बहुत पसंद है और हो सकता है आपको मिठाई बिल्कुल पसंद ना हो। ये क्या है, एक्सीडेंट है? जी नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है। पैदा करने वाले ने हर फूल को अलग खुशबू दी है। हर इंसान की अलग फितरी सलाहियत होती है। उस सलाहियत को पहचानने का एक साइंटिफिक तरीका है। जो कौमें वो तरीका अप्लाई करती हैं अपनी नस्लों पर, वो कौमें दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अवार्ड नहीं छोड़ती। सही बात। हमें अगर पद्मश्री मिल जाए तो हमारी नस्लें फख्र करें। एक मुल्क का अवार्ड है पद्मश्री, इंटरनेशनल जितने भी अवार्ड हैं सब जाके गिरते हैं इजराइल की झोली में। तो क्या ये माना जाए कि इजराइल के हिसार में पैदा होने वाले बच्चे बहुत स्पेशल दिमाग रखने वाले बच्चे पैदा होते हैं? क्या कुदरत ने उनको कोई बहुत स्पेशल दिमाग दिया है और बाकी उम्मत मुस्लिमा को कमजोर दिमाग दिया है? कुदरत ऐसी नाइंसाफी नहीं करती। बात सिर्फ इतनी सी है, जब वहां कोई औरत प्रेग्नेंट होती है उस वक्त से बच्चे की फिक्र की जाती है। ये प्रेग्नेंट औरत है, ये गमगीन नहीं होनी चाहिए। ये मैथमेटिक की क्वेश्चन हल करे, ये किताबें पढ़ने में अपनी जिंदगी गुजारे, इसको खुश रखा जाए, इसको हर तरह से वो गिजाएं फराहम की जाए जिससे उसकी तकवीत मिले। क्योंकि इस औरत की खुशी, गम, अच्छाई, बुराई, आदतों अतवार का असर इसके कोख में पलने वाले और परवान चढ़ने वाले बच्चे पर मुरतब होता है। जो कौमें बच्चे के पैदा होने से पहले उस बच्चे की कदर करना शुरू कर दें, क्या उन कौमों के यहां हीरो लोग पैदा नहीं होंगे? हम कब अपने बच्चे को जलील कर दें, कब उसे डांट दें, बच्चे की स्कूलिंग की कोई फिक्र ना हो। शादी ब्याह अहम है, बच्चे की छुट्टी का दिन कोई अहम नहीं है। जिस दिन चाहे शादी, जिस दिन चाहा कोई भी फंक्शन कर लेते हैं। बच्चों की शादियों का, बच्चों की छुट्टियों का कोई एहतमाम नहीं होता, बच्चों की तालीम का एहतमाम नहीं होता। कई मर्तबा होता है कि 12वीं पास हो चुकी है, अच्छे नंबरों से पास हुई है और पूछा जाता है बेटा आप क्या बनोगे? अभी फैसला करेंगे। बेटा फैसला क्या करोगे? तुम्हारे लिए 2 दरवाजे तो पहले ही बंद हो चुके हैं।
कोई एक मैदान तुमने लिया होगा, साइंस लिया है या आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, कोई भी एक फील्ड चूज किया है, दो दरवाजे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए बंद हैं। हो सकता है कि तुम जिधर जा रहे हो वो तुम्हारा रास्ता था ही नहीं, तुम्हें किसी और तरफ जाना था। आपकी शादियों को कोई नहीं पूछता, बगल के मोहल्ले में महंगी शादियां हो रही हैं, यहां वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां हो तो बगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान ने खाया, डकारा, पेट पे हाथ फेरा, कुछ नहीं हासिल है उसका, बहुत खा लिया। अब तो खाना भी वबाले जान बन चुका है। कुछ तो अपने ऊपर भी तरस खाए, दूसरों का माल मुफ्त सही, हमारी अपनी जिंदगी की भी तो कोई कीमत है। इसलिए शादियां कम से कम, सस्ती सी सस्ती, मकान सादा और मस्जिदें भी सादा। मस्जिदों में भी बहुत फजूल खर्चियां हो रही हैं, 2-2 करोड़ की मस्जिदें, कमाल की बात है। इस्लाम का मिजाज तो ये ना था। जरूरत भर डेकोरेशन कर लीजिए और जरूरत भर मस्जिदों को बेहतर बना लीजिए, लेकिन हद से ज्यादा पैसा आप मस्जिदों पर खर्च कर रहे हैं, ये मिजाज इस्लाम नहीं है, इस्लामी मिजाज के मुखालिफ है। बल्कि एक हदीस पाक में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरहमी का इज़हार फरमाया इस तरह की चीजों पर, जब लोग मस्जिदों पर फख्र करने लगे। तो इसलिए शादियां सस्ती, मकान सस्ते, लाइफ स्टाइल निहायत सादा और सस्ता, मस्जिदें भी सस्ती, ये टेंट और ये जलसे भी निहायत सस्ते। सबसे महंगी चीज होनी चाहिए तालीम, जिस पर सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए वो है तालीम, और उसका रिजल्ट आता है। तो तालीम और तरबियत पर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। दूसरा पॉइंट जिस पर हमें तवज्जो देनी है वो पॉइंट है बिजनेस का। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की जमीन में, यहाँ की मिट्टी में बिजनेस की खूब उपाई जाती है। बिजनेस पर फोकस करें और बिजनेस में भी स्पेशली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर तवज्जो दें, दरामद और बरामद। छोटा बिजनेस जो होता है ना, वो दाल रोटी का इंतजाम होता है, जिसे बिजनेस कहते हैं वो तो होता ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसलिए अपने बच्चों को ट्रेंड करें और वर्कशॉप लगाएं, और उन वर्कशॉप के थ्रू अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें कि हमें अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कैसे करना है। और ऐसे लोग जो इस मरहले में अपने आप को ले आते हैं, दुनिया उनको सैल्यूट करती है। अफसरशाही और क्या पॉलिटिशियन, और इसके हजारों नजारे हम अपने मुल्क में देख सकते हैं। चंद अमीर तरीन लोग हैं मुल्क के, जिनके लिए गोया पूरा मुल्क काम कर रहा है। क्या बड़े ऐवान में बैठे हुए लोग और क्या छोटे ऐवानों में बैठे हुए लोग। वो बड़े लोग इतने बड़े हैं कि उन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं कि बड़े ऐवान में आके बैठे हैं, लेकिन वो जो चाह लेते हैं वैसी पॉलिसीज बन जाती हैं, वो जो चाह लेते हैं वैसे बिल पास हो जाते हैं, और उनकी मंशा के खिलाफ 700 किसानों की जान भी चली जाए तो ऐसे किसानों की जान की परवाह नहीं की जाती है, बड़े आदमी की एक बोली की परवाह की जाती है। यह है अमीरी और गरीबी का फर्क। सही बात। और यह है वैल्यू। पैगंबर इस्लाम ने कितनी नपी तुली बात इरशाद फरमाई, कादल फक्र अन यकून कुफ्रा। कई मर्तबा ऐसा होता है कि गरीबी कुफ्र का सबब बन जाती है। हम उसी जमाने के लोग हैं, और इसकी हजारों मिसालें हैं। यहां पर बहुत इस्लामोफोबिया में नजर आएगा, इस्लाम दुश्मनी दुनिया भर में नजर आती है, लेकिन इस इस्लाम दुश्मनी के बीच में भी आप और हम अगर हसास मिजाजी के साथ दुनिया का तज्जिया करें तो चीजें छटती हुई नजर आती हैं। इस्लामोफोबिया के बीच शाहरुख और सलमान को बुरा कहने वाले लोग तो मिल जाएंगे, इसलिए कि उनके नाम के पीछे खान लगा हुआ है, लेकिन अजीम प्रेम जी को बुरा भला कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि उन अमीरों के फहरिस्त में है जो यहां से यहां तक आते हैं और जो टुकड़े डालते हैं। और ये मुल्क का नेचर है, इस मिट्टी का नेचर है, गैरों का नेचर है कि जो टुकड़े डालता है उसकी पूजा की जाती है, उसे बुरा भला नहीं कहा जाता। अब अगर कोई अपने आप को टुकड़े डालने के लायक ना बना सके तो वो भी तो ठीक इंसान नहीं। हमें अपने आप को इस फहरिस्त में लाना चाहिए माली तौर पर, और जिस दिन इस फहरिस्त में आ जाएंगे हम पाएंगे कि काहे का तासुब, कोई तासुब आसुब नहीं होता है। ये सब के सब बेवकूफ बनाने के काम होते हैं, और बेवकूफी का धंधा चलता है गरीबी से। जिस दिन इंसान ने अपने आप को इससे ऊपर उठा लिया, आप पाएंगे कि आप जो चाह लेते हैं वो हो जाता है। सही बात। अपना पैसा बचाइए। आप अभी अमीर नहीं है, इसे अमीरी नहीं कहा जाता कि आप महीने के 3-4 लाख कमा लेते हैं। हाँ, ये संभल की अमीरी हो सकती है, 10 गरीबों के बीच की अमीरी हो सकती है। जब मुल्क के पैमानों को आप परखेंगे तो मुल्क के पैमाने के मुताबिक ऐसे लोग भी अमीर नहीं कहलाते। तीसरी चीज, तो इस सिलसिले में अपने आप को बिजनेसमैन बनाएं,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार में भी बिजनेस, और बिजनेस की ट्रेनिंग दें, और बिजनेस में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मैं बहुत शॉर्ट में बातें अर्ज कर रहा हूं। तीसरी चीज पर बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, और वो है पॉलिटिकल पावर। वो इसलिए तवज्जो मत दीजिए कि 70 सालों में इतनी बार हम दाएं बाएं गलतियां कर चुके हैं कि अब उस कपड़े को रफू नहीं किया जा सकता। तो फिल वक्त उसको टाल दीजिए। 15 साल तक अपनी मेहनतों का डायरेक्शन एजुकेशन की तरफ मोड़ लीजिए, और जब वक्त आएगा फिर दोबारा मेहनत कीजिएगा। बिल्कुल। और चौथी और आखिरी चीज यह है, वो कौमें जिंदा रहती हैं भारत जैसे मुल्क में जो अपनी पहचान बचा के रखती हैं। हम बड़े भोले लोग हैं। हमें कई मर्तबा लगता है कि पिछले 10-12 सालों में नए नए त्योहार निकल के आ रहे हैं। फला रियासत में एक त्योहार मनाया जाता था, वो नेशनल त्योहार बन गया है। हमें ऐसा लगता है। सच्ची बात तो यह है कि जिंदा ही वही कौमें रहती हैं जो अपनी पुरानी पहचान को बाकी रखती हैं। पुरानी पहचानों को जिंदा करने का वक्त चल रहा है। ये नशते सानिया का वक्त है, अपने आसार के इह्या का वक्त है। क्या हमारी भी कोई निशानी है? क्या हमारी अपनी भी कोई सिंगल आइडेंटिटी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी मुसलमान होगा दाढ़ी टोपी वाला होगा, जो भी मुसलमान होगा शलवार कुर्ते वाला होगा, जो भी मुसलमान होगा इस शेप में होगा? कुछ नहीं। चंद बहरूपियों ने अपने बाल आड़े टेढ़े काटे तो हमारे नौजवानों ने आड़े टेढ़े बाल काट लिए, और किसी अरे गहरे आदमी की पैंट फट गई तो नौजवानों की पैंट फट गई, और किसी की पैंट नीचे खिसक गई तो नौजवान की पैंट भी नीचे खिसक गई। इसे बहरूपियापन कहा जाता है, और बहरूपिये लोग इज्जत याफ्ता लोग नहीं होते। ये उसूल है दुनिया का, सीखना चाहिए कौमों से। एक कौम है जिसकी पहचान है पगड़ी, चाहे वो खेत में काम कर लें या पार्लियामेंट में बैठे हुए हों, अपनी पहचान को कहीं नहीं छोड़ते। इसे कहते हैं आइडेंटिटी, इसे कहते हैं पहचान। तालीम, इकोनॉमी और उसके बाद पॉलिटिक्स जो हमारे लिए फिल वक्त डामाडोल रखी है उसको साइड में रखिए। और थर्ड चीज है सिविलाइजेशन, यानी तहजीब को बचा के रखना। जिन कौमों ने इन चीजों पर मेहनत की, इस निजाम में वो कौमें तरक्की याफ्ता है। इस निजाम की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस मंडी की बात। अब एक और आखिरी बात अर्ज करूं। एक एक्स्ट्रा चीज है हमारे साथ, और जो सबसे सुपर बना देती है। बल्कि अगर ये 4 चीजें ना भी हों, ये एक ही चीज हो जाए तो नैया पार लग जाती है, और वह है ईमान कामिल। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। ये शर्त है, ये शर्त बहुत बड़ी शर्त है, इसको हल्के में ना लें। यही तो नहीं हो पाता। कहना बड़ा आसान है अपने आप को साहिब ईमान, लेकिन ईमान की कसौटी पर खरा उतरना, और जैसे साहिब ईमान हजरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किए थे, वैसे साहिब ईमान जब भी बनेंगे तो हजार गैरियत के बावजूद, हजार दुश्मनी के बावजूद आज भी मजबूर है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट पे जाके चादरें चढ़ाए। सही बात है। ईमान की ताकत। सब ताकतें हेच हो जाती हैं अगर अपने आप को कोई गुलाम मोइनुद्दीन बना ले। प्रॉब्लम यह है कि ना हम यहां हैं ना यहां। तो मुझे बताइए कि जब पैमानों पर हम खरे नहीं उतरते तो क्यों इज्जत मिले? मंडी का अपना उसूल होता है, उस मंडी में जिसको रहना है मंडी के उसूलों के मुताबिक रहना है। इसलिए अजीज दोस्तों, इन करने के कामों पर फोकस कीजिए। ये हैं हमारे और आपके करने के काम। हमारा करने का काम फैशन नहीं, हमारा करने का काम लड़ाई झगड़े नहीं, हमारे करने के काम महंगी शादियां नहीं, हमारे करने का काम फजूल बैठना नहीं, हमारे करने के रियल काम हैं ये। अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद सुरखरू हो, और अगर ऐसा करने में हम फेल हैं तो माफ कीजिएगा कि अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही बड़ी मुश्किल होगी। और ये वक्त उम्मत के लिए बहुत नाजुक वक्त है, ये वक्त करने का वक्त है, अमल का वक्त है। इसलिए इस वक्त में अपने आप को बेदार कीजिए। आप मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया में रहते हैं तो आप पर उफ्ताद आई तो शायद हो सकता है थोड़ा मोड़ा एहसास हुआ, लेकिन कई मरतबा अपनों के बीच में रहने की वजह से मुल्क के दूसरे इलाकों की उफ्ताद का शायद आपको वाकई एहसास भी नहीं होता होगा। मुल्क कितनी नजाकतों के साथ जिंदगी जी रहा है। लिहाजा जहां जहां भी हम मेजोरिटी में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों के सामने एक बेहतरीन रोल मॉडल बन के दिखाएं। यानी सिर्फ इस पे खुश ना हो कि हमारा परसेंटेज इतना है और हमारे एक एमएलए साहब निकल जाते हैं, बल्कि हम एक रोल मॉडल होने चाहिए थे पूरे मुल्क के सामने, और हम चाहें तो हो सकते हैं। और आपका प्लस पॉइंट तो यह है कि आप एक मजहब के होने के साथ साथ एक कौम के भी तो हैं। ये दोहरा प्लस पॉइंट है आपका।
इसलिए अपने आप को मॉडल बनाने की कोशिश कीजिए, बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। मैं इन बुजुर्गों के सामने एक बच्चे की हैसियत रखता हूं। दौरान गुफ्तगू कोई भी बात खिलाफ शरा इन बुजुर्गों के अदब व आदाब के खिलाफ हुई हो तो हम तमाम हाजरीन अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।